Good afternoon, everyone. This is Rahul Kharwade. I am an assistant professor at Prerna College of Commerce, Reshimbagh, Nagpur, and our today's topic is Indian capital market. There will be series of two lectures on this topic. In first lecture, we will discuss about what is capital market, its history, and its basic structure. And in second sessions, we will discuss about how it works and how share allotted to the shareholder. My dear friends, I will try to cover all the aspects related with this topic, and the objective of behind covering this topic is that the people who are from the non-commerce background, they also should know everything about the capital market. So let's begin. What is capital market? Friends, capital market is a place where buyer and seller can interact and transact financial securities like shares, debentures, debt instruments, bond, derivatives instruments like the futures, options, swaps and exchange traded fund. दोस्तों, कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म मार्केट. कैपिटल मार्केट, इसे हिंदी में पूंजी बाजार कहा जाता है. पूंजी बाजार दोस्तों, जैसे बाकी मार्केट होते, बाकी बाजार होते, अब बाजार में हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं. नंबर 1 बायर एंड नंबर 2 सेलर. अगर किसी बाजार में फ़िश की खरीदी और बिक्री की जा रही है तो हम उसे फ़िश मार्केट कहते हैं. अगर किसी बाज़ार में वेजिटेबल्स खरीदा और बेचा जा रहा है तो उसे वेजिटेबल मार्केट कहा जाता है. उसी तरीके से पूंजी बाज़ार, यहाँ पर पूंजी का लेन देन होता है कोई प्रोडक्ट्स के माध्यम से. वो प्रोडक्ट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एसेट्रा. अब यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो बायर होता है. अब बायर की कैटेगरी में अलग अलग निवेशक होते हैं. जैसे अगर कोई इंडिविजुअल निवेशक यहाँ पर है तो उसे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है. अगर कोई 2 लाख से ज़्यादा निवेश करता है तो उसे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहा जाता है. और अगर कोई कंपनीज, मतलब कोई कॉरपोरेट कंपनी, कोई गवर्नमेंट, कोई NBFC कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वाले भी इसमें निवेश कर सकते हैं और वो बैठते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी में. ये होते हैं खरीदने वाले. दूसरे बेचने वाले कॉरपोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट्स, यही लोग ये सारे शेयर्स, डिबेंचर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं. इनकी यहाँ पर खरीदी बिक्री की जाती है. इन शॉर्ट, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, एक्स्ट्रा पैसे हैं जो निवेश कर सकते हैं. दूसरे जिन्हें उन पैसों की आवश्यकता है. तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स, डिबेंचर्स यहाँ पर इशू करके यहाँ से फंड रेस करते हैं, पैसा रेस करते हैं और उस पैसे से बिजनेस करते हैं. और बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाते हैं उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड के माध्यम से, मतलब लाभांश, ओके, डिविडेंड के माध्यम से निवेशकों को पैसा दिया जाता है. ओके, अब इसे लॉन्ग टर्म मार्केट क्यों कहते हैं दोस्तों? इसके अलावा भी एक मार्केट है जिसका नाम है मनी मार्केट, विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म मार्केट. सो मनी मार्केट पे भी इसी टाइप के निवेशक होते हैं. तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, तो उसे बेचने वाले गवर्नमेंट, कुछ बैंक्स या कॉरपोरेट कंपनीज उस प्रोडक्ट के माध्यम से फंड रेस करती है. लेकिन उस प्रोडक्ट में जो भी फंड वो रेस करते हैं उस पैसों को उन्हें साल भर के अंदर विथ इंटरेस्ट या विथ प्रॉफिट लौटाने होते हैं. कैपिटल मार्केट में एक्चुअली 2 मार्केट और होते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट. तो यहाँ पर जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, विच इज़ कॉल्ड न्यू इशुएंस मार्केट, जिसे IPO हम कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो यहाँ पर कंपनीज से निवेशक लोग शेयर्स खरीदते हैं. अब उसी निवेशक को अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो ज़रूरी नहीं 1 साल में ही ले, 2 साल में ही ले. वो शेयर्स अलॉट होने के बाद स्टॉक मार्केट में एक बार कंपनी लिस्टेड होने के बाद वो चाहे तो 4 दिन में, लिस्टेड होने के बाद 4 दिन में, 40 दिन में, 400 दिन में, जब भी उसे पैसे की आवश्यकता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पर स्टॉक मार्केट आते हैं, जिस पर हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे, वहाँ से वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से वो शेयर्स खरीद के या उस शेयर्स की खरीदी बिक्री करके वहाँ से फंड रेस, अपना फंड वापस ले सकता है निवेशक. तो उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे. आइए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट यानी कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री क्या है. स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में एक बेसिक डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे. पहले जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है कैपिटल मार्केट की.
The history of Indian capital market. The history of the capital market in India dates back to the 18th century when the East India Company security were traded in the country. Until the end of 19th century, security trading was unorganized and the main trading centers were Bombay and Calcutta. Of the two, Bombay was in the chief trading center wherein bank share were the major trading stock. During the American Civil War 1860-61, Bombay was an important source of supply for cotton. Hence, trading activities flourished during the period, resulting in a boom in share price. This boom, in the first in the history of the Indian capital market, lasted for nearly half a decade. The bubble burst on July 1st, 1865, where there was a tremendous lump in share price. Trading was at that time limited to a dozen brokers. Their trading place was under a banyan tree in front of the town hall in Bombay. These stockbrokers organized an informal associations in 1875, the Native Shares and Stockbroker Association Bombay. The stock exchange in Calcutta and Ahmedabad, also industrial and trading centers, materialized later. The Bombay Stock Exchange was recognized in May 1927 under the Bombay Security Contract Control Act 1925. The capital market was not well organized and developed during a British rule because the British government was not interested in the economic growth of the country. As a result, many foreign companies depended on the London capital market for funds rather than on Indian capital market. In the post-independence era, also the size of the capital market remained small. During the first and second 5-year plan, the government emphasis was on the development of the agriculture sector and public sector undertaking. Public sector undertaking were healthier than private undertaking in terms of paid up capital, but their share were not listed on the stock exchanges. Moreover, the controller of capital issues closely supervise and control the timing, composition, interest rates, pricing, allotment and flotation cost of new issues. This strict regulation demotivates many companies from going public for almost 4.5 decades. The 1990s will go down as the most important decades in the history of the capital market of India. Liberalizations and globalizations were the new term coined the marketed during these decades. The Capital Issue Control Act 1947 was repealed in May 1992. The decade was characterized by a new industrial policy, emergence of the SEBI as a regulator of the capital market, advent of foreign institutional investors, euro issues, free pricing, new trading practices, new stock exchanges, entry of new players such as private sectors, mutual funds and private sector banks, and primary market booms and burst. दोस्तों, ये जो हिस्ट्री है इंडियन कैपिटल मार्केट की, ये 1875 जो अभी हमने इसके बारे में सीखा, 1875 जो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है. अगर आप एशिया का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये 1875 से शुरू हुआ था और इसका जो सेंसेक्स है 1979 में आया था. सेंसेक्स जो इंडेक्स है इसका, ये 100 बेसिस से शुरू हुआ था और आज 40,000 42,000 पार होकर कोरोना वायरस के कारण बहुत स्टॉक मार्केट गिर के अभी फिर से संभल रहा है. ये कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री रही है. कैपिटल मार्केट में 1988 में जब से सेबी आया है, सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट को रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तब से ये अच्छा बूम हो रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है हमारा कैपिटल मार्केट. ओके, composition and structure. On the basis of the issuer, capital market are classified as capital market for government security and capital market for corporate security. On the basis of the type of security, capital market are classified as debt market और equity market. देखिए दोस्तों, ये जो कैपिटल मार्केट है, हमारा जो पूंजी बाजार है, इसमें 2 टाइप के मार्केट होते हैं. एक होता है डेट मार्केट और दूसरा है इक्विटी मार्केट. दोस्तों, डेट मार्केट इसे सिक्योर्ड मार्केट कहा जाता है. इसे सिक्योर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी निवेशक इसमें पैसे लगाते हैं उनके पैसे सिक्योर होते हैं. क्यों? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो गवर्नमेंट यहाँ से फंड रेस करती है अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ इशू करके, तो यहाँ पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा होते. हालांकि यहाँ पर रिटर्न्स भी
उतने नहीं होते हैं जितने इक्विटी मार्केट में होते हैं, लेकिन रिस्क भी नहीं होता है। सेम इक्विटी मार्केट इज कॉल्ड क्वाइट रिस्की देन डेट मार्केट, बिकॉज इक्विटी मार्केट में कॉरपोरेट कंपनीज अपने इक्विटी शेयर्स को इशू करती है, उन शेयर्स को इशू करके फंड रेज करती है। तो अब ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा रिस्की होता है डेट मार्केट से, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनी अगर डूब गई तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। अगर इक्विटी शेयर्स की हम लोग परिभाषा देखें तो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स कुछ इस तरीके से है दैट इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ओके, कंपनी में वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इन्हें प्रॉफिट दिया जाता है एज अ डिविडेंड के रूप में। अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो इन्हें नुकसान भी बियर करना होता है। और इक्विटी मार्केट ये थोड़ा रिस्की है, तो थोड़े रिटर्न्स भी डेट मार्केट से इसके ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे। अब यहाँ पे दो सेगमेंट है, दो मार्केट सेगमेंट है। नंबर 1 प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट में। तो जब भी कोई नई कंपनी या कोई भी कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करती है तो वो इशू होता है प्राइमरी मार्केट में, और उस प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनी और निवेशक के बीच में ट्रेडिंग होती है। ओके, कंपनी और निवेशक के बीच में ट्रेडिंग होती है, और उसी निवेशक को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस निवेशक को जब अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में किसी स्टॉक एक्सचेंज में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से खरीदी बिक्री करके अपने पैसे वापस ले सकता है। इसमें हम जो हमारा सेकेंड सेशन होने वाला है, इसमें हम ये सारे लोग जो यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, मतलब इंटरमीडिएटरीज, प्रोडक्ट एंड स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये आप सेकेंड सेशंस अवश्य देखिएगा। दीज आर दी प्रोडक्ट एंड पार्टिसिपेंट इन प्राइमरी मार्केट। नंबर 1 इशूअर, इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरमीडिएटरीज एंड इन्वेस्टर्स। ओके, प्राइमरी मार्केट। सो issuer initiate the primary market activity of raising fund. Issuer may be a corporate or a government or a mutual fund. There are various methods of raising funds like public issue, rights issue, private placement, preferential allotment. So देखिए आप, मैंने अभी बताया आपको, तो यहाँ से फंड रेज कौन कर सकते हैं? रेज करने का काम इशूअर, मतलब जो शेयर्स इशू करता है अपने। अब वो कोई कॉरपोरेट कंपनी, कॉरपोरेट यानी रिलायंस, टाटा, ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज है, बजाज, आए दिन बहुत सारे शेयर्स इशू होते रहते हैं। ठीक है, सो कॉरपोरेट कंपनीज और गवर्नमेंट भी फंड रेज करती है यहाँ पे बॉन्ड्स इशू करके। अभी हाल ही में, मतलब जब गवर्नमेंट के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बजट जब गवर्नमेंट बनाती है और बजट जब डेफिसिट में जाता है तो उसको पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट निकाल के, मतलब प्रोडक्ट लाइक बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जैसे प्रोडक्ट इशू करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे प्रोडक्ट इशू करके वहाँ से निवेशकों से पैसा लाते हैं। और म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम एक डेडिकेटेड लेक्चर पूरा लेंगे। म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर वो एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। वो फंड मैनेजर काफ़ी लोगों से, यानी म्यूचुअल फंड लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसको स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं। तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देर आर वेरियस मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। तो ये इशू कैसे, मतलब ये पैसे लेते कैसे? तो पब्लिक इशू, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, सो व्हाट इज़ पब्लिक इशू? दोस्तों, पब्लिक इशू यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर्स, जैसे अभी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, अब मैं 100% उस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मुझे कंपनी में कुछ नए प्लान्स, कंपनी की कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, या मुझे और बहुत बड़ा मार्केट, जैसे अभी मेरा, समझ लीजिए मैं इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में काम करता हूँ,
जैसे 10-15 स्टेट्स में काम करता हूँ, लेकिन मुझे इंडिया के सारे स्टेट्स को कवर करना है, तो उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे, एक्सपेंशन के लिए पैसे लगेंगे बिजनेसेस को। तो उसे एक्सपेंशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं हमारी पार्टनरशिप, मतलब मैं 100% का मालिक हूँ, तो उसमें से 20% पार्टनरशिप बेचने निकालता हूँ स्टॉक मार्केट में, और वो जो 20% है, समझ लीजिए मुझे 2000 करोड़ या 3000 करोड़ की आवश्यकता है, तो मैं वो पार्टनरशिप इतने पैसे में बेचने निकलूँगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में मैं प्राइमरी मार्केट में जाके अपने शेयर्स को इशू कर दूंगा उस 20% को, फिर वो लोग उसे खरीदते हैं, पब्लिक इशू। ठीक है, पब्लिक उसे खरीदती है, मतलब जब मुझे पैसों की आवश्यकता है तो मैं एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करता हूँ। मर्चेंट बैंकर फिर मेरा DRH पे रिपोर्ट बनाता है, ड्राफ्ट ट्रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, वो सेबी के पास जाता है, सेबी फिर उसको अप्रूवल देती है, फिर वो सारी चीज़ें ओके होती है, फिर मैं कैपिटल मार्केट के इक्विटी मार्केट से होते हुए प्राइमरी मार्केट में आता हूँ, और प्राइमरी मार्केट में अपने उस शेयर्स को इशू करता हूँ। तो पब्लिक इशू मतलब ओपन टू ऑल, कोई भी उसे खरीद सकता है। ठीक है, फिर उसमें निवेशक होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स HNI एंड QIB। तो रिटेल इन्वेस्टर 35% तक वो शेयर्स खरीद सकते हैं, HNI 15% तक, और QIB 50%। तो ये लोग यहाँ पर आकर शेयर्स खरीदते हैं। तो पब्लिक इशू के माध्यम से फंड रेज करती है कंपनीज। सेकेंड वन इज़ राइट इशू। राइट्स इशू यानी जब मैंने पहली बार शेयर्स इशू किया था, तो तब जिन लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सो आई विल आस्क देम कि इफ़ यू वांट टू बाय माय शेयर्स आई एम कमिंग अगेन, मतलब मैं अभी फिर से दूसरी बार अपने शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरी कंपनी में फिर से निवेश करना चाहते हैं तो मैं अपना ये पहला राइट दूंगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उनको पूछूंगा कि इफ़ यू वांट टू बाय सो यू कैन, तो अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदे, अगर वो नहीं खरीदते तो फिर मैं किसी तीसरे को वो शेयर्स बेचूंगा। दैट इज़ व्हाट राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट, दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है प्राइवेट प्लेसमेंट। सी आई विल टेल यू द एग्जांपल ऑफ जस्ट डायल कंपनी। सो जस्ट डायल कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ नहीं, अभी जैसे मैं जस्ट डायल कंपनी का ओनर हूँ, तो मैं एक प्रॉस्पेक्टस बनाऊंगा। उस प्रॉस्पेक्टस में मैं अपने कंपनी के मिशन, विज़न, अचीवमेंट्स, हिस्ट्री, मतलब मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कितने रुपए से शुरुआत की थी, आज मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी आज मेरी कंपनी कितने रुपए की है, पहले मैं कौन से प्रोडक्ट पे काम करता था, कितने प्रोडक्ट पे काम करता था, आज मैं कौन से और कितने प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं किस स्टेट से शुरू हुआ था और आज मेरा बिजनेस किन स्टेट्स में फैला हुआ है। साथ ही साथ मुझे जो पैसे चाहिए, सपोज करिए कि मैं 500 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाला हूँ, तो इस 500 करोड़ का मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, इसका पूरा ब्यौरा, इसका पूरा मतलब डिटेल मेरे पास उस प्रॉस्पेक्टस में होगा। उसके बाद मैं लिस्ट बनाऊंगा कि मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे कंपनी में पैसे कौन लगा सकता है निवेशक ढूंढने के लिए। तो फिर मैं निवेशक की लिस्ट बनाऊंगा। तो शुरुआत मैं अपने घर से भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपने घर में शुरुआत की कि चलो मैं डैड को पूछ के देखूंगा वो कुछ पैसे लगा सकते हैं क्या। उसके बाद मैं अपने मोहल्ले में कोई कॉरपोरेटर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई मेरा फ्रेंड होगा, उन सब के नाम लिखूंगा। अगर मैं इवन प्राइवेट प्लेसमेंट में अमिताभ बच्चन साहब का भी नाम लिखा था जस्ट डायल ने। ओके, तो ये लोग मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में फिर हम लोग उन लोगों का जिनका हमने नाम लिखा है उनका अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पूरा डिटेल बताएंगे कि हमारे बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। अब आगे वाले जो भी निवेशक है जिनको अगर पड़ता है कि नहीं बिजनेस सही है, अच्छा है, ग्रो हो सकता है, इसमें पैसे लगा सकते हैं, तो वो आगे वाला जितने भी उनको पैसे लगाना है, अगर हमें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जैसा भी है उनको वो लगा सकते हैं हमारे बिजनेस में। इस तरीके से फंड रेज किया जाता है। जस्ट डायल में अमिताभ बच्चन साहब ने 20% ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए देकर पार्टनरशिप ली थी और उनका उसमें एक कंडीशन भी था कि जस्ट डायल का ब्रांड एम्बेसडर मैं रहूँगा। तो आप जब कभी भी जस्ट डायल की ऐड देखोगे तो आपको अमिताभ बच्चन साहब ही दिखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, सो इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंशियल शेयर्स एंड डिबेंचर्स।
ऐसे 3 शेयर्स कॉमर्स में हमें पढ़ाए जाते हैं, हम पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर आर द को ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को ओनर होते। आप जब प्रिफरेंशियल शेयर्स खरीदते हो तब आपका इंटरेस्ट तय रहता है स्टार्टिंग में। तो मतलब कंपनी को फ़ायदा हुआ तो आपको फ़ायदा मिलेगा, कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको नुकसान बियर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर्स के फीचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स में आप वोटिंग राइट्स है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। कंपनी को अगर नुकसान हुआ तो प्रेफरेंशियल होल्डर को उस साल कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पिछले साल जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिले थे वो शायद दिए जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके के उसके फीचर्स होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स इशूअर जो है वो इशू करते हैं और फंड रेज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, सो इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैंने आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हम डिस्कस किए कुछ प्रोडक्ट पीछे, वो भी और ये भी एक ही टाइप है। मतलब ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट्स ओवरऑल ये काम करते हैं कि इसको खरीदने वाला खरीदता है, बेचने वाला बेचता है, उसका जो प्राइस तय रहता है, अलग अलग टाइप होते हैं, उनसे ही फंड रेज होता है। जैसे अभी इक्विटी यहाँ पर लिखा है, इक्विटी, तो मैंने अभी इक्विटी के बारे में आपको सारी डिटेल बताई। तो इशूअर जो रहता है वो इक्विटी को इशू करता है और निवेशक जो है वो इक्विटी खरीदते हैं। ओके, और इनमें खरीदी बिक्री ये ट्रेडिंग होती है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट यानी इसमें बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसमें आपको इसको डेट मार्केट कहते हैं, विच इज सिक्योर्ड मार्केट, अभी हमने डिस्कस किया। डेट मार्केट में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, और वो जो भी निवेशक उसे खरीदता है उसे वो बॉन्ड्स मिलेंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिलेंगी और गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं। गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करती है देश चलाने के लिए। कन्वर्टिबल वारंट, कन्वर्टिबल वारंट और सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, अगर इनकी हम बात करें तो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशू विथ detachable warrant and are redeemable after certain period. Secured premium notes is a kind of non-convertible debenture attached with warrant. It can be issued by the company with the lock-in period, say 4 to 7 years. Okay, so you can say convertible means convertible debentures. There are debentures बहुत प्रकार के होते हैं। अभी debentures के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जैसे अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता हूँ 2 करोड़ रुपए के, तो मैंने एक प्रकार का उस कंपनी को कर्जा दिया है। मैं कंपनी के लिए मैं क्रेडिटर हूँ, और अगर हमारा पहले से ही तय है 8% सपोज, तो 2 करोड़ का 8% हर साल मुझे वो कंपनी पे करेंगी, चाहे कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। और अगर मैंने 10 साल के लिए वो उनको पैसे दिए, डिबेंचर्स एक्चुअली पहले 20-20 साल के लिए भी बिकते थे, अभी लेकिन 10 साल हो गए उसके, और 10 से भी फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। तो टिल 10 years आई विल गेट इंटरेस्ट एंड आफ्टर 10 years आई विल गेट माई प्रिंसिपल अमाउंट टू विद इंटरेस्ट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स के काफ़ी प्रकार है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। यानी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो उसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो बीच में। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ट्रांसफरेबल डिबेंचर, नॉन ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफरेबल यानी मैंने डिबेंचर्स खरीदा है तो मैं उसे मेरे भाई के नाम से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या किसी दोस्त के नाम से, या किसी भी व्यक्ति के नाम से उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या नॉन ट्रांसफरेबल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस तरीके के ऐसे 8 टाइप के डिबेंचर्स मिलते थे। रिडीमेबल, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल यानी बीच में मैं कभी भी उसको डिबेंचर्स को बेच कर उन्हें बोल सकता हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे की आवश्यकता है। इरिडीमेबल को आप बीच में कभी भी रिडीम नहीं कर सकते। तो ऐसे डिबेंचर्स के फीचर्स थे। बट डिबेंचर्स जो है अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया में स्टॉक मार्केट में डिबेंचर्स अभी काम नहीं करते। मतलब डिबेंचर्स के माध्यम से फंड रेज नहीं होता। अभी एक ही टाइप का, 1 या 2 टाइप के डिबेंचर्स अभी चलते हैं, बाकी सारे टाइप्स बंद हो गए इंडिया में। ओके, सो दीज आर द सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इंटरमीडिएटरीज। सो इंटरमीडिएटरीज मतलब ये वो लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं शेयर्स खरीदने में, बेचने में। अब ये दोनों के लिए रोल प्ले करते हैं।
ये रोल प्ले करते हैं कंपनीज़ के लिए, ये रोल प्ले करते हैं कंपनीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, सभी के लिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। मर्चेंट बैंकर, दोस्तों मर्चेंट बैंकर इसे लीड मैनेजर भी कहा जाता है। अब अगर मैं कोई कंपनी हूँ और मुझे पैसे की आवश्यकता है तो मैं स्टॉक मार्केट में IPO इशू करूँगा, जैसे कि अभी हमने सीखे इक्विटी शेयर्स, पब्लिक इशू। तो मैं पब्लिक इशू करूँगा तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस करना आता है, मुझे वहाँ के टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है कि मुझे स्टॉक मार्केट से फ़ंड कैसे रेज़ करना है, मुझे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जैसे इसमें DRH पे रिपोर्ट बनानी होती है, सेबी के पास भेजना होता है, फिर सेबी उसकी स्टडी करता है, सेबी फिर आपको अप्रूवल देता है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती, मुझे बिजनेस करना आता है, तो इसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं जैसे कि मर्चेंट बैंकर। अब जैसे हमें 2000 करोड़ रेज करना है तो मर्चेंट बैंकर की फ़ीस होती है परसेंटेज में 2% ऑफ इशूइंग अमाउंट, 2% वगैरह, ऐसा इस टाइप का इनका बिजनेस चलता है। तो मर्चेंट बैंकर ये एक लीड मैनेजर होता है, ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही मंजे हुए होते हैं इस मार्केट में, जिन्हें सारी चीज़ें पता होती है और ये हेल्प करते हैं स्टॉक मार्केट से फंड रेज कर देने में। ये रोल होता है मर्चेंट बैंकर का। अंडर राइटर्स, दोस्तों इवन मर्चेंट बैंकर्स भी अंडर राइटर्स का रोल प्ले करते हैं, या हमारे देश में जितनी भी बैंक्स है, पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स, लास्ट आप वीडियो देखोगे, आप इसके पहले का वीडियो देखोगे तो उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक, ओके, मतलब भारत के कमर्शियल बैंकों की हमने उसमें चर्चा की है, तो उसमें आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। दे आर ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, सॉरी अंडर राइटर्स, बिकॉज उनका सेकेंडरी फंक्शंस यही है। सो अंडर राइटर यानी क्या होता है कि अंडर राइटर जैसे मैंने शेयर्स इशू किया है तो अगर मुझे लगता है कि मेरे शेयर्स पूरे बिकेंगे नहीं एज अ कंपनी, तो मैं एक अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर लूँगा। अब वो अंडर राइटर्स क्या करेगा, वो मुझे गारंटी देगा कि अगर आपके 100 शेयर्स इशू करते, 100 नहीं बिके तो बचे हुए मैं खरीद लूँगा, या फिर मैं 20% खरीद लूँगा, या फिर मैं 10% खरीद लूँगा। इस तरीके का रोल प्ले करते हैं अंडर राइटर्स। ओके, देन ब्रोकर तो आपको पता है, ब्रोकर जैसे कारवी स्टॉक ब्रोकिंग है, कारवी इवन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट भी है, ब्रोकर का भी रोल प्ले करते हैं। एंजल ब्रोकिंग, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग, आनंद राठी, शेर खान, और आजकल तो जो गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इनको भी मतलब इनको DPs कहा जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये ब्रोकर होते हैं, इनके पास हमें एक डीमेट अकाउंट होता है, हमें अगर शेयर्स खरीदना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इस पर भी हमने डिस्कशन किया है और आगे सेकंड सीरीज़ में भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमें डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, उसके साथ हमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। ये ब्रोकर हमें डीमेट अकाउंट ओपन करके देते हैं, क्योंकि भारत में 2 ही डिपॉजिटरी है, CDSL और NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। हम तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए बीच में कुछ डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो ये लोग होते हैं, ब्रोकर लोग होते हैं। तो हम ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद बस हम अपने शेयर्स मतलब डीमेट अकाउंट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम अपने शेयर्स को रख सकते हैं। जब हम वो शेयर्स की डीलिंग करते हैं, हम खरीदते बेचते हैं शेयर्स को, तो ब्रोकर को उस पर ब्रोकरेज मिलता है। जैसे अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए, या 10,000 के, या 1,000 के शेयर्स खरीदे, तो 2 टाइप की ट्रेडिंग भी होती है। एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी पीरियड। इंट्राडे यानी मैंने आज खरीद के आज ही बेचा मार्केट बंद होने से पहले, यानी मार्केट चालू हुआ मैंने खरीदा और मार्केट बंद होने के पहले मैंने बेचा, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। और अगर मैंने आज शेयर्स खरीदा और कल परसों फ्यूचर में कभी भी बेचा, उसको बोलते हैं डिलीवरी पीरियड। तो हर ब्रोकर के इंट्राडे और डिलीवरी के अलग अलग ब्रोकरेज चार्ज होते हैं। जैसे 0.03% पकड़ लीजिए आप इंट्राडे के लिए, 0.05% पकड़ लीजिए डिलीवरी पीरियड के लिए। तो अगर मैंने 1000 या 1 लाख के शेयर खरीदा है तो उसके ऊपर 0.03% ब्रोकरेज लगेगा और वो ब्रोकर को चला जाएगा। सेम अगर मैंने वो 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचा तो वो बेचते वक्त भी 0.03% ब्रोकरेज इन ब्रोकर्स को मिलता है। सो ब्रोकर हमें सारी सर्विसेज भी देते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। सब ब्रोकर, ये ब्रोकर के नीचे एक ब्रोकर होता है जो ब्रोकर के जैसे ही रोल प्ले करते हैं। रजिस्ट्रार, दोस्तों रजिस्ट्रार की बात करें तो इज़ एन इंस्टीट्यूशंस ऑफन अ बैंक और अ ट्रस्ट कंपनी
रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बॉन्ड होल्डर एंड शेयर होल्डर आफ्टर एन इशू ऑफर सिक्योरिटी टू द पब्लिक। मतलब ये रजिस्ट्रार क्या होते हैं कि जैसे आपने आपके बॉन्ड होल्डर है, आपने बॉन्ड बेचा तो जिन्होंने खरीदा है, आपने शेयर्स बेचा तो जिन इन्वेस्टर्स ने आपके शेयर्स खरीदे उसका रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं रजिस्ट्रार। ओके, बैंकर दोस्तों, ये बैंकर जो होते हैं, जैसे आप शेयर्स इशू करते हैं तो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, तो ये जो बैंकर होते हैं तो आप शेयर्स इशू कर रहे हैं। शेयर्स इशू करने के बाद जब आपके शेयर्स लोग बाय करते हैं, इन्वेस्टर्स आपके शेयर्स बाय करते हैं, तो बाय करने के बाद जो पैसे आते हैं वो पैसे आपने कहाँ रखना है, वो पैसे आप किस अकाउंट में रखते हो। ओके, तो ये बैंकर लोग आपके पैसों को संभालने का काम करते हैं फॉर दैट इशूइंग वाला जो पैसा होता है वो। तो बैंकर्स इस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आप एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको पता होगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है कि आपने जो शेयर्स इशू करना है तो आप रिलेटेड हो कैपिटल मार्केट से। हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। हमारा काम है स्टॉक मार्केट का। तो आपके शेयर्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी आपने शेयर्स अलॉट करना है, आपको आईपीओ इशू करना है, तो आईपीओ इशू करना है तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी जानी चाहिए कि अभी एबीसी कंपनी के आईपीओज आ रहे हैं, फिर उसके बारे में आप खरीदोगे कैसे, ये सारी डिटेल एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके निवेशक तक पहुंचाती है। फिर ये ऑनलाइन या पेपर, स्टॉक मार्केट के पेज पर, मतलब ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी का रोल यही रहता है कि आपके शेयर्स जो आ रहे हैं या जो आपका आईपीओ आ रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके जो टारगेट कस्टमर है, मतलब आपके जो निवेशक है, रिटेल, एचएनआई और क्यूआईबी, इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो इसके बारे में हमने लास्ट सेशंस में भी डिस्कस किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है कि ये आपको रेट करती है, आपके प्रोडक्ट को रेट करती है। मतलब इनका रेट करने का तरीका AAA, AA, BBB, BBB, C, D फॉर डिफ़ॉल्टर। तो अगर आपको AAA रेटिंग मिलती है, मतलब आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, मतलब आपका आईपीओ बहुत ज़बरदस्त है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहाँ पे क्रिसिल, आइक्रा, ऑनिक्रा, सिबिल, स्मेरा, इस तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो अलग अलग प्रोडक्ट में काम करती है। अलग अलग प्रोडक्ट लाइक कोई होम लोन में काम करता है, कोई कार लोन में काम करता है, कोई क्रेडिट कार्ड्स में काम करते हैं, कोई आईपीओ स्टॉक्स में काम करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं। मतलब उन्हें रेट करने का काम कि लोग अगर यहाँ पैसे लगाते हैं तो यह पैसा सही में सिक्योर है क्या, ये कंपनी सही, मतलब इस पैसे का सही इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, इनका विज़न, मिशन बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके आपको रेट देते। अगर इन्होंने AAA रेट दे दिया तो इट मीन्स कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपका आईपीओ अच्छा खासा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा खासा बिकने वाला है, ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है, ये समझ में आ जाता है। इवन कुछ निवेशक तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेट देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि मैंने इस कंपनी में निवेश करना या नहीं करना। ओके, सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इस तरीके से इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री में। देन इन्वेस्टर्स के बारे में अभी मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि on the other end of the fund raising activity are the investors may be an individual, corporate, mutual fund, foreign institutions, investors, financial institutions. So जो individual लिखा है that is retail investors, अगर आपने 100 शेयर्स इशू किया तो 35 ये खरीद सकते हैं। कॉरपोरेट, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे क्यूआईबी की क्वालिटी में आते हैं, क्यूआईबी की कैटेगरी में थे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड रहते हैं, किस कंपनी में पैसे लगाना उसकी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। सो ये जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से लोग म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो पैसे लेती है निवेशकों से, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज भी अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाती है। जब हम म्यूचुअल फंड का एक फुल डेडिकेटेड सेशन करेंगे तब आपको म्यूचुअल फंड्स का भी पूरा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये FII बोलते हैं इन्हें शॉर्ट में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये इंडिया के बाहर के लोग होते हैं, यानी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, रशिया, ऐसे कंट्रीज़ के जो मतलब बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे वाली कंपनीज़ होती है, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाती है।
क्योंकि उन्हें पता है इंडियन स्टॉक मार्केट ये पिछले 40 साल से 16% का ग्रोथ कर रहा है हर साल, तो यहाँ पे पैसे बनते हैं। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स हमारी इंडियन कंपनीज़ में पैसे लगाकर यहाँ पर शेयर होल्डर, जैसे कि हमने सीखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई थी रिलायंस कंपनी, सो रिलायंस का जो सेगमेंट है जियो, उसमें फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक, इन्होंने 9.99% होल्डिंग, शेयर होल्डिंग ली है। मतलब अराउंड 40,000 करोड़, 40 to 50,000 करोड़ के बीच की ये डील है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन 9.99% का होल्डिंग, मतलब ऑलमोस्ट 10% के मालिक अभी मार्क जुकरबर्ग है रिलायंस कंपनी में। तो इस तरीके से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन कंपनीज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाती है और अपने पैसे बनाने की कोशिश करती है। तो जो बाहर के निवेशक होते हैं उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बैंक्स या NBFCs जैसी कंपनीज भी हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाती है और पैसे बनाने की कोशिश करती है। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट सेशन से इसका ज़रूर देखिएगा। इसका आप जब नेक्स्ट सेशन सुनोगे या देखोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है और यहाँ पे शेयर्स कैसे अलॉट करते हैं, ये आपको पूरा आइडिया आ जाएगा।